नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम शुरू करते हैं। खबर धारचूला से है। एसबीआई के ब्रांच मैनेजर के ऊपर पेट्रोल फेंकने की खबर आई है। गार्ड ने पेट्रोल डालने के बाद आग लगाई। एसबीआई बैंक में अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गार्ड ने मैनेजर के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। धारचूला के मेन बाजार में ये एसबीआई की ब्रांच मौजूद है। बैंक मैनेजर को सीएचसी धारचूला भर्ती कराया गया है। खबर की डिटेल है नीरज के पास, रुक करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, बताएं क्यों किया गार्ड ने ऐसा और अभी क्या कंडीशन है बैंक मैनेजर की? जैसे कि इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह जैसे बैंक खोला गया था और यहाँ पे बैंक में जैसे मैनेजर पहुंचे तो उसके ऊपर गार्ड ने पेट्रोल डाल दिया और जिससे आग लगा दी गई बैंक मैनेजर को। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश यहाँ पे थी, जिसके बाद गार्ड ने आज सुबह बैंक मैनेजर को आग लगा दी, जिसके बाद अभी बैंक मैनेजर की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है, जिसे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अभी हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। और यहाँ पे अभी पुलिस के द्वारा अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो धारचूला से ये खबर आई है। और चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के कनीगढ़ मल्ली गांव में निवासी वीर जवान रुचिन सिंह रावत जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही कुनीगाड़ सहित पूरे गैरसैंण क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र पवार का। जितेंद्र, बताएं इस जानकारी के बाद अब आने वाले वक्त के लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरीके की जानकारी है? जी देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के 5 वीर सपूत शहीद हो गए हैं और जिनमें से एक जवान चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के अंतर्गत कुनीगाड़ मल्ली गांव के रहने वाले रुचिन सिंह रावत हैं। और जैसे ही यह खबर यहाँ पहुंची तो शहीद होने की खबर से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, चमोली जनपद में शोक की लहर है। और लोगों में का ये कहना है, जो जैसे सांसद जी यहाँ पे आए थे क्षेत्र भ्रमण के दौरान और पंचायत विधायक अनिल नौटियाल ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। और लोगों का कहना है कि जब जब देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान अब आने वाले वक्त में गाँव वाले आखिरी दर्शन के लिए और शहादत को याद करने के लिए किस तरीके से तस्वीरें आती हैं, उस पर नजर रहेगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। केदारनाथ धाम में आज मौसम खुला है। कुछ रोज से खराब मौसम चल रहा था। भैरव और कुबेर ग्लेशियर के पास जवान तैनात किए गए और यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही करवा रहे थे जवान। सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना किए गए हैं अब जब मौसम खुल गया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पिछले कुछ रोज से खराब मौसम आड़े आ रहा था। ऐसे जवानों की तैनाती के साथ सुरक्षित लोगों को रोका गया था, लेकिन अब मौसम खुलने के बाद रास्ता खोलते हुए ये तस्वीरें देख सकते हैं और इन्हीं रास्तों से यात्रियों का एक जत्था रवाना किया जा चुका है। चलिए अभी मौजूदा हालात पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रोहित डिमरी। रोहित, समझाएं अभी मौसम के साथ साथ कैसी तैयारियां, कैसी व्यवस्थाएं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ यात्रा की हम बात करेंगे तो आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों के चेहरे पे भी मुस्कान देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो कुबेर ग्लेशियर है, भैरवनाथ ग्लेशियर है, वहां पर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मौजूद हैं जो तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं। इसके अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बर्फबारी ग्लेशियर में काफी दिक्कतें हो रही है। बर्फ का दौरान यहाँ पे जो घोड़े खच्चर होंगे पाँव फिसल जाते थे, ऐसे में पैदल ही यात्रा की जा रही है। पर कल की हम बात करेंगे तो 18,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। आज यहाँ आंकड़ा पूरा जो यात्रा का बन चुका है 12 दिन के भीतर, तो वो 1.5 लाख पहुंच चुका है। तो लगातार मौसम अगर साफ रहता था, इसी प्रकार रहता तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ती रहेगी और 20 से 25,000 का आंकड़ा भी अब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थ यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। जो अचानक व्यापारी हैं उनको भी राहत मिली, कहीं न कहीं उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। सोनप्रयाग गौरीकुंड में यात्री रुके हुए थे, पर लेकिन उनकी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा था। पुलिस प्रशासन के सामने भी एक समस्या बनी थी कि यात्रियों को किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाए, पर लेकिन अब रास्ता भी खुल चुका है, मौसम भी खुल चुका है, तो कहीं न कहीं राहत मिल चुकी है यहाँ पे। बिल्कुल रोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मौसम खुलने के साथ यात्रा अब फिर से अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 25 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 8.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 4, तो यमुनोत्री धाम के लिए भी 4 लाख रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जरूरी है और इसके बाद ही दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन चारों धामों में कहां की कैसे रजिस्ट्रेशन, कितनी संख्या में लोगों ने कराया है, ये भी आपको बताएं।
गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 4-4 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7 लाख का रजिस्ट्रेशन है। सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए 8.5 लाख का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। लोगों ने रजिस्टर कराया है खुद को। तो मौसम खुलने के साथ अब चार धाम में फिर से रौनक नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में मौसम खुलने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ गई। गंगा घाट से लेकर गंगोत्री धाम के बाजार में चहल पहल नजर आ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 97,737 यात्रियों की बात करें जो मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 85,977 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अब तक कुल 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर सो आसम है प्लेसेस, किधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम साफ हो गया है और मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम की रौनक लौटने लगी है। यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके बद्रीनाथ धाम के आसपास के तीर्थ स्थलों में भी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों को, ये यात्रा खराब मौसम के चलते थमी हुई सी थी, लेकिन अब मौसम खिलने के साथ चेहरे भी खिल चुके हैं। यात्री खरीदारी कर रहे हैं, आसपास की लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। व्यापारियों के लिए यही एकलौता सीजन होता है जिसमें पूरे देश भर से लोग आते हैं। उनका व्यापार, उनकी रोजी रोटी का एक अहम जरिया है ये तमाम पर्यटक। तो मौसम खुलने के साथ ये पर्यटक भी न सिर्फ धाम के दर्शन कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों को भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं और तमाम चीजें वैसी दिखाई दे रही हैं जैसी कि होनी चाहिए। चारधाम की अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम यात्रा पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। वर्षा ने सरकार की विफलताओं को ढक दिया और हमने भी वर्षा के समय में एक संकट आ गया, प्राकृतिक संकट आ गया और वर्षा बढ़ी, बर्फ पड़ गई, इसलिए कहा नहीं। मगर जो कुव्यवस्थाओं का हाल है, मैंने कल ट्वीट करके कहा है कि धामी जी ज़रा सा देखें कि ये कुव्यवस्थाएं जो हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसी कुव्यवस्थाएं हैं जो बहुत, जिसका प्राकृतिक प्रकोप से और ज़्यादा यात्रियों के आने से कोई मतलब नहीं है। जो व्यवस्था की खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त कर दी। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, और निकले हो तो रास्ते में ज़रा खड्डे देख करके एक आध जगह उन खड्डों के लिए भी माथा टेक करके उत्तराखंड से माफ़ी मांग लो। पूरी सड़कों को खड्डामय कर दिया है। चलिए चारधाम की खबरों से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड से गुजरात भेजे गए हाथियों के मामले में जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत हुआ है तो सरकार एक्शन लेगी। आपको बताएं उत्तराखंड से 3 छोटे हाथी गुजरात के एक आश्रम में ट्रस्ट को भेजे गए हैं और उसके बदले में 4 बड़े हाथी उत्तराखंड में लाए गए थे। हाथियों की अदला बदली अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है, इस बात के आरोप लगे हैं। लेकिन अब वन मंत्री का कहना है कि जांच होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। नियम कानून की जानकारी ये विभागीय अधिकारियों को होती है और उसमें अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रेमचंद्र अग्रवाल के थप्पड़बाजी के विवाद पर हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी संगठन इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ने जो गुंडागर्दी कल्चर बनाया है ये उसका रिफ्लेक्शन मात्र है, एक अंश मात्र है। तो इसलिए प्रेमचंद तो खुद ही भाजपा के लिए बोझ हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ गंदे करें। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है, खानी में गड़बड़ है,
जहाँ से ऐसी संस्कृति निकल रही है जो लोगों को सड़कों पर झापट मारती है और फिर उसके बाद थाने में ले जा करके बंद करवाती है। हमने हर विषयों से बातचीत कर ली है और भविष्य में ऐसी स्थितियाँ निर्माण नहीं होंगी। ये वादा किया उन्होंने कैसे कुछ नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, हम जिस विषय को हमने रखा है उस विषय को मानना इस सबका कर्तव्य है, सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उसे खत्म करने की बात कही गई है। उधर सीएम धामी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है और वो सब चाहते हैं। देखिए, ये भाजपा इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है कि उनकी सरकार को वहाँ मिस्टर 40% की सरकार कहा जाता है और भाजपा जान रही है कि लॉक स्टॉक बैरल कर्नाटक की जनता उनको जो है उखाड़ करके कर्नाटक से बाहर फेंकने जा रही है। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्नाटका में बजरंग दल को बैन किए जाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर, एक मुद्दा सामने आया निकल के केरल में चुनाव का, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात की गई है। आज कांग्रेस ने तमाम भाजपा के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, सद्बुद्धि तो भगवान पहले कांग्रेस को दे। बजरंग दल को जिस ढंग से बैन करने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कैसे किसी को बैन किया जा सकता है। भारत लोकतांत्रिक देश है और पहले भी कांग्रेस के द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए। देश में तमाम समयों पर इमरजेंसी लगाई गई, लोगों के अधिकारों को उसको प्रतिबंधित किया गया। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो इससे उसको नुकसान ही होने वाला है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बजरंग दल एक हिंदुत्ववादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। इस तरह की प्रतिबंध की बातें करना कदापि उचित नहीं है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि संगठन और सरकार मिलकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है जिससे सीधे तौर पर नुकसान जनता का हो रहा है? अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विषय है और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम दायित्व दे रहे हैं। मुझे तो थोड़ा प्रतीक्षा और करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। हल्द्वानी नगर निगम की चेतावनी के बावजूद भी लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, नालियां जाम हो रही हैं और इसी को लेकर नगर निगम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराने की बात कह रही है। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा हाईवे पर विशेष सफाई अभियान चलाने जाने के बावजूद भी रामनगर रोड पर कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ पर पेड़ के पीछे कूड़ा छुपाया गया बुरी तरह से। उसमें प्लास्टिक है, थर्माकोल्स हैं और ऐसे हैं जैसे चावल के कट्टों के खाली कट्टे हैं। इन सब चीज़ों को छुपाया गया पेड़ के पीछे, अर्थात अवैध तरीके से कूड़ा का निस्तारण किया गया है। हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे अभी 22 जगह पर हमारे सेकेंडरी स्टेशन बने हुए हैं। उसके बावजूद सड़कों के किनारे पर जो कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति में गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो मैंने ये तय किया है कि मैं अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अतीक का माफिया अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल चुका है, मगर उत्तराखंड का अतीक अहमद अभी भी पुलिस के हत्थे से दूर है। देहरादून के अतीक अहमद पर भी दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अपराधियों की सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने समेत कई गंभीर मामले चल रहे हैं। पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर उसकी संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है। अतीक अहमद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। इसके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत हमने पंजीकृत कराया था थाना प्रेम नगर में और उसमें ये वांटेड चल रहा था। ये
फ्रॉड चल रहा था। इसने क्या किया कि इसी बीच हाई कोर्ट जा कर के अरेस्टिंग पे स्टे ले आया और 18 तारीख को इसका अरेस्टिंग पे स्टे जो है खारिज हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा कर के स्टे लाने के चक्कर में था। ऑलरेडी हम लोग इसके मुखबिरी कर रहे थे और पतारी सुराग से करके जो है 4 तारीख को इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसने सरकारी ज़मीन पर पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंदर एक अपना मकान बनाया है। पौड़ी को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि पर्यटक 4 धाम यात्रा के साथ साथ पौड़ी की वादियों का भी दीदार कर सके। डीएम ने इस बारे में शासन में सचिव दिलीप जावलकर को कार्य योजना की जानकारी दी है, जिसके दरमियान ये देखा गया कि साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए। ल्वाली झील और सतपुली झील से पर्यटकों की क्या कुछ संभावनाएं जुड़ी हो सकती हैं, इस बारे में बातचीत की गई। जैसे आपके कोटद्वार से लेके आपके सतपुली होते हुए जब हम लोग ऊपर आते हैं, इन रूट कौन कौन से और अच्छे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम लोग कार्य कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो गई है। तो एक महत्वपूर्ण जैसे देखा जाए तो हमारे लिए आवश्यक है कि देखिए पौड़ी का तो महत्व अपने आप में है ही, और पौड़ी एज अ पर्यटन नगरी भी विकसित होगा। जैसे अभी हम देखेंगे आज लैंसडाउन, आज की डेट में मैं जब यहाँ पर कुछ एक साल पहले यहाँ पर जिलाधिकारी था तो लैंसडाउन जो है एक अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता था, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। नैनीताल में आज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और मौसम अच्छा होते ही नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। दरअसल सैलानी नैनीताल के इसी खूबसूरत मौसम को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही बारिश हुई, मौसम सुहावना हुआ तो सैलानी भी नजर आने लगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत में काफी सुधार हो गया है और ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऋषभ एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, दिल्ली से रुड़की अपने घर आते समय ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराई थी। वो हादसे का शिकार हुए थे और ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची थी। तभी से फैंस दुआ कर रहे हैं ऋषभ जल्दी ठीक हो जाएं, दोबारा क्रिकेट की पिच पर खेलते नजर आए। तो देखिए इस रील को शेयर किया है। पहले वो सपोर्ट से चलते हैं, फिर सपोर्ट को अपने कोच के हवाले करके खुद से वॉक करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि काफ़ी रिकवरी हो गई है। बिना सपोर्ट के भी ऋषभ पंत वॉक कर सकते हैं। तो फैंस चाहते हैं कि वॉक के बाद वो रनिंग पर आए, पिच पर वैसे ही परफॉर्म करें। तो क्रिकेट स्टार उत्तराखंड से हैं, रुड़की के रहने वाले हैं और इनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। फैंस को इनके बारे में चिंता रहती है, वो जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं ऋषभ, वापसी कब करेंगे। खैर वापसी का नहीं कह सकते, लेकिन एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। सपोर्ट से बिना सपोर्ट वॉक करते आप ऋषभ पंत को देख सकते हैं और बहुत जल्द रिकवरी ऐसे ही होती रही तो वो दौड़ते नजर आएंगे, पिच पर नजर आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।